GSTR3B की फाइलिंग में जो पहला टेबल होता है वो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होता है, जो कि GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। अब उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करना है। पहला तो ये इशू है कि GSTR1 से पूरा उसको रिकनसाइल करना रहता है, पर उसमें ये होता है कि जैसे एक इन्वॉइस है, उसमें 5% की रेट का आइटम भी है और निल रेट का आइटम भी है, तो वो B2B में जाता है अपने GSTR1 में एक ही इन्वॉइस, तो वो ऑटो पॉपुलेट होके टेबल 3.1A में ही आ जाता है, निल रेटेड भी और टैक्सेबल भी। पर वो गलत है, उसको 3.1A की जगह निल रेटेड वाला जो फिगर है एग्जाम्प्टेड वाला, उसे 3.1C में आना चाहिए। तो ये इशू जो है वो अपन को एड्रेस करना चाहिए जब अपन 3B फाइल कर रहे हो। और दूसरा ये है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ज़ीरो रेटेड होता है, तो उसमें कुछ विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता है और कुछ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है उसके लिए अपन को LUT अप्लाई करनी होती है। तो जब कोई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला आ रहा है अपने पास अमाउंट, तो इसके लिए ये भी चेक कर लें कि LUT जो है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करी गई है या नहीं। तो अपने यहाँ पे क्या बहुत सारी पार्टीज ऐसी है, जैसे श्याम संगम स्कूटर, उसने LUT फाइल नहीं करा हुआ था, लेकिन उसने जब आउटवर्ड टैक्स करा था SEZ को, तो उसने ये बता दिया था कि हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फाइल करने गए थे, तो अपने को मालूम पड़ा है कि ये रिटर्न फाइल हो चुका है और उसकी LUT फाइल नहीं हुई है, तो अपन उसको बाद में फाइल कर रहे हैं। तो कि कोई भी केसेस अगर अपने को ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, SEZ सप्लाई इसने फर्स्ट टाइम करा हुआ है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको जाके चेक करना है कि LUT फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक उसकी LUT फाइल नहीं हो तब तक वो रिटर्न को अगर रोकना भी पड़े तो रोक लेना चाहिए, या सामने वालों को बोल दो कि इसको इस बार तो विद पेमेंट कर दो, अगली बार से इसको हम विदाउट पेमेंट कर देंगे। इसके बाद एक RCM वाला इशू सबसे ज़्यादा देखने में ये आ रहा है 3B में कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी है, जैसे क्या हो रहा है सर कि RCM पर्टिकुलर किसी मतलब जो हेड डिफाइन करके रखे हुए, जैसे फ्रेट हो जाता है, एडवोकेट सर्विस हो जाती है, उस पर लगना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारी पार्टी ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से माल सियागंज लोड होके जा रहा है और सियागंज से फिर वो GTA के थ्रू ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, तो बेसिकली उस केस में RCM लगना चाहिए अगर अपने पास इनवर्ड में माल आ रहा है। लेकिन बहुत सारी पार्टी लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं उसमें भी RCM लगा रही है, तो जैसे सर RCM लगना चाहिए इस केस में? लोडिंग रिक्शा से जा रहा है तो नहीं लगना चाहिए। अब अपने यहाँ की बहुत सारी पार्टी ऐसी है, जैसे फेवरेट फूड में मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि RCM लग रहा है, तो हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जैसे ही हम 3B फाइल कर रहे हैं और उसमें कोई भी RCM आ रहा है, तो हमको ये चेक करना है कि RCM पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस पे RCM नहीं लग रहा है और उस पर भी हम RCM भरवा रहे हैं और उसका इनपुट दिलवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और RCM में एक और रहता है कि मोस्टली पार्टीज जो है वो RCM C और S में लगा के बेचती हैं, उनको ये पता नहीं है कि IGST में भी RCM लग सकता है। तो इसके लिए एक बार 2B में भी चेक कर लेना चाहिए कि अगर IGST का कुछ फिगर आ रहा हो RCM का, तो वो भी आप क्लाइंट से पूछ लो, हो सकता है उन्होंने IGST को भी C और S में मर्ज कर दिया, तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पॉपुलर IGST में आता है, लेकिन पार्टी C और S में डलवाती है। बहुत सी बार पार्टी को पता ही नहीं रहता है कि RCM भी IGST में भरवाना है। तो इसमें भी अपने को कम्युनिकेट ये करना है कि अगर कोई पार्टी IGST वाली है तो RCM भी उसका IGST में जाना चाहिए, अदरवाइज जब एनुअल रिटर्न जाएंगे तो वो डिसअलाउ होने वाली पोजीशन में भी आ जाएंगे अगर वो टाइम बाद हो जाएंगे। ठीक है जैसे इसके बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट इस अपना जो 3B का अपन लोग टॉपिक ले रहे हैं, उसमें एक कॉलम अभी ऐड हुआ है 3B के 3.1.1 में, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाली डिटेल को स्पेसिफिकली मेंशन करना है। अभी तक क्या होते हुए आ रहा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कॉलम किस चीज़ के लिए ऐड हुआ है। जैसे कोई भी जोमेटो, स्विगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके लिए ये पर्टिकुलर कॉलम ऐड हुआ है 3.1.1 का .1। उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई सर्विसेज दे रहा है या कोई सप्लाई कर रहा है, तो उसको टैक्सेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पोर्ट करना है। जनरली हम 3.1 के आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में बताते हैं, लेकिन अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो अगर अपनी पार्टी है और अपने को जोमेटो का रिटर्न फाइल करना है, तो वो मेंशन करना है 3.1.1 के कॉलम नंबर 1 में। सेम सिचुएशन अभी क्या हो रही है सर कि जैसे अपने यहाँ पे कलिंगा का एक्सप्लेन करना है।
लिंक में आती है जोमेटो की। किस किस केसेस में ई-कॉमर्स वाला नॉन फाइल होगी? बस ये से ना ठीक है। चल रहा है क्या वीडियो? पॉज नहीं चालू होगा। पॉज दे दो ना इसको। नहीं पॉज क्या चालू चलने जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड होते रहता है ना, ये काटना थोड़ी है। नहीं नया वाला खोल इधर देखिए। ये वाला, हाँ ये वाला, ये ओपन। ठीक है। जैसे अभी जो मैं बता रहा था, जैसे कोई जोमेटो है, जोमेटो कंपनी का अगर अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जोमेटो कंपनी के रिटर्न में अपने को आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज में अपन पहले बताते थे, लेकिन अब स्पेसिफिकली 3.1.1 कॉलम उन्होंने इंसर्ट करा हुआ है और उसके 1 में बताना है अगर वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करती है जोमेटो, कंचन पिजन अगर जोमेटो के थ्रू करती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर जोमेटो करती है तो टैक्सेबल सप्लाई हमारी 3.1 के बजाय इस वाले कॉलम में जाएगी जहाँ पे हमको टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का बाइफर्केशन देना रहेगा। तो पर्टिकुलर जोमेटो के लिए जोमेटो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स हमको यहाँ पर मेंशन करना रहेंगे। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉलम इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे कंचन क्विजिन है, ये बहुत सारी सप्लाई करती है जोमेटो, उबर और स्विगी के थ्रू। अब जो पहले अपन क्या करते थे कि जो भी वो सप्लाई करती है, चूंकि उस पर टैक्स अपना जोमेटो भरता था तो हम उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई के हेड में बताते थे, लेकिन अब ये वाला नया कॉलम इंसर्ट होने की वजह से अब हमको जो भी उसकी सप्लाई है जो जोमेटो और स्विगी के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है, उसको हमको इस कॉलम में मेंशन करना रहेगा। ये हमको सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। अभी सितंबर के रिटर्न में हमने इसको गलत मेंशन किया हुआ था, सितंबर के रिटर्न में हमने इसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में ही डाला हुआ था, जबकि अल्टीमेटली जाना वो वहाँ चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे कि कोई भी ऐसी कंपनी या ऐसी पार्टी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी सप्लाई करती है तो वो यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लाइंट से ये डिटेल आ रही है अलग से कि मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर हाँ क्लाइंट लिख के दे रहे हैं ना सर, कि बता दो मैं एक बार, वो शीट खुली हुई है, क्लाइंट हमको लिख के दे रहे हैं कि ये इतनी 1,59,846 की जो सेल है ये स्विगी और जोमेटो के थ्रू हमने करी ये तो है। सिर्फ कलिंगा हुआ ना, लेकिन ये कलिंगा हुआ है, बाकी लोग अतिथि सत्कार और ये भी देते हैं, अतिथि सत्कार है, वीएस एंटरटेनमेंट है अपना, वो एक बार चेक कर लेंगे अगर वीएस वो फूड्स हो सकता है। वीएस फूड तो दे नहीं रहा, बाकी ये वीएस वाला जरूर से देता है, वीएस वाला नीचे येलो में मेंशन कर देगा। नहीं, उसमें अपन ये करो ना कि भैया कि इसके अंदर जो होटल के रेस्टोरेंट के रिटर्न बना रहा है वो मांगे उससे ये डिटेल। हाँ या एक बार इस उनको ये टाइप के कम्युनिकेट returns कर दे कि जो भी आपकी सेल उबर और जोमेटो के थ्रू हो रही है आप उसकी डिटेल हमको अलग से मेंशन कर दें कि ये वाली इतनी इतनी सेल है जो हमने उबर और जोमेटो के थ्रू करी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनको
सर को दिखाओ ना वो जैसे एक पूजा मैडम ने नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड जैसे पूजा मैडम ने नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड के बारे में बात करी थी। जैसे पवनश्री हो गया, पवनश्री में क्या होता है कि एक इनवॉइस है जहाँ पे 5%, 12%, 18% के साथ 0 रेटेड वाली भी सेल होती है एक ही इनवॉइस में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब GSTR 1 फाइल करते हैं तो वो एक ही इनवॉइस में चारों पांचों जो भी जितने भी रहते हैं टैक्सेस वो चल जाते हैं। लेकिन वो जाने की वजह से क्या होता है कि सारी उनकी जो सेल है उसका बाइफर्केशन नहीं होने के बजाय वो पूरी आउटवर्ड टैक्सेबल में जा रही है। तो जब हमको रिवर्सल करना है या जब हमको रिवर्सल की वर्किंग चेक करना है तो वहाँ पे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम भले ही 1 में वो 0 उसमें चल जाए, आउटवर्ड में चल जाए, लेकिन जब हम 3B फाइल करें तो उसको नील रेटेड में ही जाने दें, मतलब नीचे कर दे। क्योंकि सर हाँ, आप नीचे टेबल जाना देखेंगे तो उसमें चाहिए। लिखा सही हुआ है है ये। अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड हाँ। एंड एग्जाम्प्टेड, जैसे तो फिर वो नीचे ही जाना चाहिए। नीचे ही जाना चाहिए और वैसे सेपरेट बनना चाहिए इनवॉइस। वो अगर टैक्स फ्री है तो टैक्सेबल करना ये अपने इसमें आती है ना क्या नाम? बच्चन बार्सन इसमें ट्राई तो वही दिक्कत है। वो तो में आएगी, ड्राई फ्रूट्स वाले सब में आएगी, जिनके भी मिक्स बिल बनते हैं सब में आएगी। आस्था से टाके वालों में आएगी। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ है तो हमको उसको फिर अलग से ही शो करना है। चाहे वो 1 में इनवॉइस इशू करते वक्त जो भी अपना यहाँ जा रहा है, लेकिन जब हम 3B फाइल करेंगे तो उसका बाइफर्केशन हम अलग से देना है। अदरवाइज फिर उसका रिवर्सल की वर्किंग और जब भी हम उसको टोटलिटी में देखेंगे तो वो हमारा मैच नहीं होगा। नहीं देख, रिवर्सल की वर्किंग तो वैसे भी अपन वो वैसे ही करते हैं सही, कि उसको सही करके एग्जाम्प्टेड वाला जो है। लेकिन इसमें फिर आपका वो इनिशिएट होंगे नोटिस के रेट प्रोसेस, हाँ, तो होगा वो वो initiate हो गया। इसमें ऑटो पॉपुलेट आप छेड़ दोगे, आपका आउटवर्ड टैक्सेबल आप कम कर दोगे और नीचे बढ़ा दोगे। करना ही पड़ेगा ना। या तो पार्टी को लेकिन- बोलो कि वो टैक्स फ्री के इनवॉइस ही सेपरेट बनाए, कोई दिक्कत नहीं वही है। एक सॉल्यूशन है इसका कि सेपरेट बना तो आएगा ही। संभव नहीं है उसके लिए वो बनाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने पवनश्री ने आपको अगर सेल करी एक ही इनवॉइस में नंबर ऑफ आइटम्स, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक तो टैक्सेबल का इनवॉइस दे दे और एक एग्जाम्प्टेड का अलग दे दे, जाएगा तो वो वैसे ही। और माल भी जाएगा तो अलग अलग देगा, 3 बिल देगा कि एक गाड़ी के अंदर। लेकिन 1 में अपन देखने जाते तो टोटलिटी जाती, लेकिन इसमें ऊपर के टैक्स अलग फ्री में आते इनवॉइस की जरूरत नहीं रहती ना, ये बिल वगैरह कुछ भी। अरे ये बिल की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकल आदमी ना तो उसका काम बढ़ रहा है ना। प्रावधान इसलिए अट्रैक्टिव तो हो बढ़ रहा रहा है है, लेकिन क्योंकि जो problem आपका टैक्स solve है हो रही है ना उससे। अल्टीमेटली वो टैक्स रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से उसका टैक्सेबल टर्नओवर एग्जैक्टली मैच होगा, और जो नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड वाला टर्नओवर है वो सिस्टम इशू कर देगा। सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, हाँ तो सिस्टम जैसे ही देखेगा आपने 1 में टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा दिखाई है, इधर कम कर दी, 3B में लेकिन वही तो फिर जवाब सिस्टम थोड़ी काम बढ़ जाएगा। जो टैक्स लायबिलिटी का वो पूरा आईटीसी कंपैरिजन वो जो निकालता है उसमें भी वो टैक्स से कंपेयर करता है, टैक्सेबल वाले हाँ, टैक्स से करता है। बट सिस्टम नहीं समझेगा ना, ये तो अपने को पता है, देखिए, वो कंप्यूटर है। करा ही सकते हैं ना अपन डिपार्टमेंट। बट उनको चांसेस तो मिल जाएंगे ना नोटिस इशू करने के, क्योंकि सिस्टम वो जनरेटेड फिर मतलब वही बात हो गई कि अपन खुद ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि लो हमको दे देना, हम नोटिस हम जवाब दे देंगे। वो मुझे नहीं लगता सही है, मैं सर से डिस्कस कर हेलो ठीक है। तो एक चीज नोट कर अपन लो, को डिस्कस सीधा करना नोट है करके कि मैं नाम इसको note करूंगा। भेजा है क्या? फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ आ गए। इधर आपका हाँ, जैसे एक काम- आरसीएम में भी सर एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर आरसीएम कोई भी रेसिडेंशियल मेल बिल्डिंग नहीं का आया अपन भरवा आपको? रहे हैं तो उसका जो भी उसके ऊपर लगने वाला आईटीसी है, उसके ऊपर मिलने वाला आईटीसी है, वो हमेशा अपने लिए डिसअलाउएबल रहेगा अगर सुनना है। अपन भरवा रहे हैं तो वो चीज भी हमको ध्यान रखना है कि अगर हम उसके आईटी हम उसके ऊपर आरसीएम भरवा रहे हैं तो उसका आईटीसी हमें क्लेम नहीं करना है, नहीं करना। CG वाला। मेरा भी अलग है, ठीक है, नहीं था। नहीं वो डिस्कस कर लेंगे अपन इसमें। बिजनेस वाला जो था पॉइंट लिटिगेशन का है, बट अपन अभी तो यही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ना सबके लिए। पहले ही डिसअलाउ कर दिया तो फिर लड़ाई किस बात की? तुमने खुद ही अभी तब एक्सेप्ट कर तक क्या लिया। सर ने भी अभी बोला, अभी तो अपन करते फिर देखेंगे। तो अब जो भी आप पॉइंट रखोगे सर रखेंगे, तब तक अपन अभी जो मेन पॉइंट है कि अभी 3B बना रहे हैं। अब मान लो एक पार्टी ने ले लिया रेसिडेंशियल उसका आईटी, तो अपन को अभी एट प्रेजेंट इस महीने की रिटर्न में अपने उसको डिसअलाउ करना, ऐसा वही जो एमपीसीजी में उसने अलग से करके दिया था और अपन ने तो फिर एक भी काम क्लेम कर कर लिया। पॉलिसी बदल लो, आरसीएम क्लेम पूरा करो और नीचे जो टेम्पररी रिवर्सल वाला कॉलम है ना वहाँ पे तो टेम्पररी temporary- मतलब अदर वाला, वो Other। 17 के नीचे जो अदर आ रहा है। पर वो है तो 17(5) के अंदर ही
नहीं उसको तो reclaim नहीं कहीं कर कहीं तो पाएगा। बताना पड़ेगा मतलब आप एग्जैक्टली टेक्निकली वीक और अगर पॉलिसी वो बनानी है तो फिर वो बना लो, रिक्लेम कभी नहीं हो पाएगा। हाँ अगर आपने 17.5 वाले कॉलम में डाल दिया है 42 43 वाले में हाँ, तो reclaim वहाँ पे नहीं होगा। रिक्लेम कभी वो नहीं आपने होगा। खुद ही इनएलिजिबल एक्सेप्ट कर लिया तो बट जैसे आप अदर में भी डाल रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लिटिगेशन मेरे को आगे फर्दर क्लेम करना पड़ सकता है, नहीं करूँगा तो रिवर्स तुमने नहीं, ऑलरेडी मैं तो किया है। रिवर्स के फेवर में ही नहीं हूँ। किस बात का रिवर्स? ये वाला पॉइंट भी करिश्मा में आप नोट कर लो, अपन साहब से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इसमें अल्टीमेटली करना क्या है। अभी अभी की जो प्रैक्टिस है उसमें तो ये डिसाइड हुआ था सर से भी बात कि हुई reverse थी कि करना। रिवर्स करना है, इसको क्लेम नहीं करना है। और जैसा आप बोल रहे थे उसको रिवर्स करना है तो अपन 42 43 वाले हेड के बजाय उसको अदर्स वाले में रिवर्स कर लेंगे। नहीं, अगर ये डिसाइड होता है रिवर्स करना है तो 17 42 43 में ठीक है। तो फिर वही बात आ जाएगी ना, फिर आगे नहीं करेंगे। ना हो तो फिर तुमने जब डिसाइड ही कर लिया एक बार करना है, decide, तो फिर policy करना ही बनने है। साहब ने बोला कि भी आपके एक महीने के डिसीजन का क्लेम करना है, तब से फिर क्लेम करना तो- शुरू करेंगे, तो अभी टेम्पररी में रिवर्स तो करवा एक बार अपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेंगे कि अदर्स में रखेंगे तो करिश्मा ने लिख लिया। अदर्स में रखेंगे तो अपन करके लिख लेना है। रिक्लेम कर सकते हो और अगर 42 43 में कर दिया तो रिक्लेम नहीं कर सकते। एक ये पॉइंट नंबर 3.2 हाँ 3.2 बोल बोल ये 3.2 जो टेबल है उसमें बेसिकली जो भी आपने सप्लाई करा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूआईएन होल्डर को इंटरस्टेट सप्लाई उसकी डिटेल्स आती है कि जनरली तो 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, अपन को उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं रहता, बट फिर भी अपन एक बार चेक कर सकते हैं कि 1 से जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे इन्वॉइस तो नहीं है जो मिस हो रहे हों। और जो अमेंडमेंट्स अपन 1 में करते हैं कुछ B2C में से कम करके या B2C में ऐड करके, तो उनका इम्पैक्ट भी इसमें जाना चाहिए ये वाली टेबल पर। इसे डिस्क्लोजर पर्पस है और इसका जो रहता है बेसिकली 3.1 में इंक्लूडेड रहता है, सिर्फ ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए रहता है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर हो इसका ध्यान रखा जाएगा। जैसे सर अभी ये जो सर्कुलर आया हुआ है, ये सर्कुलर में उसने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि बहुत सारे लोग जैसे अपन अगर अपने ऑफिस की बात करें तो अपन ये वाले टेबल पे अपना व्यू ना के बराबर रहता है और अगर यूं भी बोलूँ कि रहता ही नहीं है तो भी कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। इसमें कोई मतलब अगर नहीं भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसी का टेक से किसी का रिटर्न गलत जा रहा है। बस इसमें सरकार का ये कहना है कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पे जीएसटी लगता है कि आपने अगर कोई सप्लाई गुजरात को करी हुई है तो उसका जो टैक्स है उसका जो एसजीएसटी है वो गुजरात को मिलना चाहिए, आईजीएसटी का जो आधा हिस्सा है। लेकिन क्या होता है कि अपन ने उसको सेल तो गुजरात में करी हुई है लेकिन उस पर हमने टैक्स एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा दिया है तो उसमें गुजरात का नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से उनका ये कहना है कि आप इसको देखिए और अगर ये 1 में भी आपका गलत गया हुआ है लेकिन 3B में अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में ही कोई भी अमेंडमेंट अपन करते हैं तो अमेंडमेंट करने के बाद अपन ने यहाँ पर कभी मतलब देखा नहीं है सर कि अपन उसको किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। अपन ने देख लिया कि अमेंडमेंट करने के बाद अपना 1 इतने से गया हुआ है और 3B में भी एग्जैक्टली वही जा रहा है तो अपन ने इस टेबल को नहीं देखा। ये टेबल पे भी अपना एक बार ध्यान जाना चाहिए कि जो हमने अमेंडमेंट करा है उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है 86 हाँ 3B फाइल करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो अभी का हॉट टॉपिक है वो रूल 86B है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन उसको बहुत गंभीरता से ले नहीं रहे। रूल 86B पे अपन ना चर्चा कर पा रहे हैं ना अपने को पता चल पा रहा है कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है और उसका इम्प्लीकेशन कब आ रहा है। लेकिन हमें जब भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और कोई भी रिटर्न जो पर्टिकुलर मंथ में जा रहा है और उसकी सेल अगर 50 लाख रुपए उससे अधिक होती है तो वहाँ पे हमको रूल 86B बिल्कुल फ्लिप होना चाहिए, बिल्कुल मतलब माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे रूल 86B तो अट्रैक्ट हो रहा है, अब उसको लगाना है या नहीं लगाना है उसकी कंडीशन फॉलो करते हुए हम देख लेंगे। अगर लगता है तो उसको वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करके टैक्स भरना है। रूल 86B मैम आप एक बार बता भी दो। रूल 86B में 3 कंडीशंस होती हैं। अगर वो 3 कंडीशंस का कंप्लायंस हो जाता है तो फिर आपको कैश में नहीं भरवाना पड़ता 1%। तो पहले जो अपन को चेक करना रहेगा वो ऑफसेट समरी के थ्रू चेक करना रहेगा, वो मैं बता देती हूँ। श्याम संगम में हो जाएगा। श्याम संगम में बता देना, पेपर ट्रेन में बता होटल ओके। अभी अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ऑफसेट समरी डाउनलोड करेंगे पहले। जय सर ये ऑटो
preceding financial year auto displaying देखना होगा किसमें है ये software में सबने आता नहीं एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है। हाँ, ये टीओ तो होता वो ये, लेकिन आके आ रहा है ब्लैंक मतलब डला नहीं होगा शायद या तो यहाँ पे जो डिटेल्स फिल अपनी करेंगे टर्नओवर का आएगा कुछ। इसमें अपना सितंबर तक, मतलब जिस मंथ तक अपन रिटर्न भर रहे हैं, सितंबर तक के रिटर्न फाइल्ड है, तो इसका अपन आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है टोटल, वो चेक करेंगे। $8,72,12,623 उनकी टोटल आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अब इसका 1% जो है वो कैश से जाना चाहिए। बातें कम करो भाई। 8,72,126 कैश से पेमेंट होना चाहिए था उस फाइनेंशियल ईयर में अप टू सितंबर। अब यहाँ पे पेड बाय कैश में टोटल आ रहा है इनका 44,06,054, 1% से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे 86B का कंप्लायंस हो गया है। पर अगर यहाँ पे 86B का कंप्लायंस नहीं होता तो फिर हम फाइनेंशियल ईयर दो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स के रिटर्न्स चेक करते हैं, और उसमें अगर 1 लाख से ऊपर टैक्स भरा है और उसका रिफंड नहीं लिया है तो फिर 86B का कंप्लायंस हो जाएगा। और ये भी नहीं हो रहा है तो तीसरी कंडीशन आती है रिफ़ंड की। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा रिफंड लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो भी 86B का कंप्लायंस हो जाएगा। तो पहले हमें ये ऑफसेट समरी के थ्रू चेक करना है, ये कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो क्लाइंट से इनकम टैक्स रिटर्न का पूछ लीजिए। वैसे हमारे पास हेलो। नहीं है एनुअल रिटर्न के, और अगर हाँ, वो भी बता नहीं दिया है तो कर फिर सकते refund हैं। करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। और वो वाली पेपर रेट वाली और वो अपने यहाँ हाँ, की ठीक है। न्यू फर्म है। वो कटिंग वाला वो फोटो भेज दो ना, वो कटिंग वाला आपको के 86 भी भराना है क्योंकि पिछला है नहीं। रखी रखी हुई है। बोल देना नहीं, उसको फर्स्ट partner कंडीशन में होगा। अगर सेटिस्फाई हुई तो नहीं करना। हाँ, ठीक है, कोई एनी दिक्कत वन नहीं। ऑफ दी हाँ, अब जैसे न्यू फॉर्म में अपना कोई चेक नहीं करा। न्यू फॉर्म में हाँ, सिर्फ दोनों, फर्स्ट वो check कंडीशन करना लागू होगा। होगी, जो कि पिछले साल कुछ था नहीं, तो इनकम लेकिन टैक्स इसमें एक रिटर्न HSN जो ऐड करवा लें आपका अपन, वो हो ज़्यादा गया, बेटर है, सब not लोग पिछले के applicable, पहले। रिफंड वाला पॉइंट नॉट एप्लीकेबल हो गया। सिर्फ ये जो पिछले रिटर्न जितने गए हैं, पहला रिटर्न वो जाएगा, देख लो, बाकी भी उसमें दूसरा तो आइटम भी आपका है ना। पिछले वाले महीनों का कुछ आएगा नहीं, तो उसको कुछ नहीं करना। लेकिन नेक्स्ट रिटर्न से हाँ, आपको तो check जितने हैं करना जो है। मेन आइटम है ज़्यादा, वो करा लेना वो चाहिए। जो जनरली जनरली ना जितने भी फर्स्ट आए, तो रिटर्न वो भेज दो, आप में मेल कर दो, टैक्स तुम आ गया करवा उसके ऊपर, तो तेरा वो खत्म हो गया ना कंप्लायंस। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमेशा चेक होगी। फर्स्ट कंडीशन हमेशा एडवांस टैक्स कंसीडर करेंगे कि नहीं, क्योंकि आईटीआर बेस्ड है। एडवांस चलो टैक्स ये कंसीडर तो करेंगे, बता लेकिन देंगे। टोटल इनकम टैक्स माइनस रिफंड क्लेम। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स और टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, लेकिन उसमें से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए वापस ले लिया, तो अल्टीमेटली आपका टैक्स पेड देखा जाएगा कि पेड अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर 86B अटेंड नहीं होगा। है ना। और हाँ। वो पार्टनर वाला कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर अलग, या तो पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर देख लो या एक पार्टनर Partner का। वो वाला भी एग्जांपल। हाँ। ठीक है ना, वो तो हाँ, मतलब पार्टनर का भी इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म का भी ये चेक कर 3 सकते पार्टनर हैं। हैं हाँ, और partnership- वन ऑफ दी पार्टनर्स। हाँ, तो 4 टू उसमें से। टू 2 पार्टनर्स। एनी ऑफ इट्स टू। तो मतलब एक पार्टनरशिप फर्म एक इंसान हो गया, या तो आप पार्टनरशिप फर्म का देख लो। पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रही है तो जितने पार्टनर है तो उसमें से उनमें से any किसी 2 पार्टनर, 2 पार्टनर का टर्नओवर के इनकम टैक्स देख लो। बंदल सर क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? जो बताया नहीं, आप तो एक्सप्लेन करो। नहीं 86B में मतलब 50 लाख से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो पवन भैया, 86B लागू एक कंपनी है तो कंपनी का देख लो, उसमें या मतलब 2 अगर और उससे फर्स्ट ज्यादा कंडीशन है, देखेंगे तो पहले, कम से कम 2 का मतलब देखना है। आउटवर्ड देखो पवन भैया, लाइबिलिटी 1%। वो पानी का बोला ना, एक बार है ना? पानी पिला दो सबको। है आउटवर्ड लाइबिलिटी का 1%। उसके बाद फिर है ना, वो अगर कंप्लाइड हो गया मतलब ज़्यादा भरा है 1% से तो ठीक है। उस और नहीं तो सेकंड वाली मतलब वो होगी अच्छा, एक केस इनकम टैक्स बताओ मेरे रिटर्न। को। बात बहुत कर रहे हो यार। हाँ, एक केस बताओ सर। 45 लाख का मेरा टैक्सेबल टर्नओवर है, 15 लाख का मेरा एग्जाम टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर 60 लाख हो गया। आपको 86B चेक करना है?
हाँ करना है नहीं करना, क्यों? फ्लेक्सिबल टर्नओवर ना? सिर्फ टैक्सेबल Taxable टर्नओवर turnover। 50 के ऊपर है तो आपको तो ही देख- करना है, ठीक है। मतलब Taxable एग्जाम्ड और एक्सपोर्ट भी हुआ तो एक्सपोर्ट भी नहीं काउंट करना। ठीक। जिसके ऊपर टैक्स लगता ठीक है। है, बताओ करिश्मा क्या बोला मैंने अभी? आपने उनसे पूछा कि 50 लाख का इतना था, 10 लाख का एग्जाम तो क्या जो भी है तो अपने को लगाना है कि नहीं 86 भी। हाँ तो उन्होंने बोला हाँ लगाना है। हाँ उसके बाद का उनको पता रूल के अरे यार मफूल बैठ जा एकदम। हाँ हाँ करिश्मा क्या बोल रहा था मैं? रूल क्या है एक्चुअल? टर्नओवर कौन सा देखना है? टर्नओवर मुझे टर्नओवर थोड़ी देखना है, मुझे तो पर मंथ चेक करना है 50 लाख से अबव ब्रेकिंग। टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस एक्सपोर्ट है ना, हाँ तीनों मिला के ना। गलत, क्यों? वही तो मैं बता रहा था, आप बात जो करो। 86 जो 86 नहीं, टोटल में जाएगा ना, चेकिंग Taxable में value। बना दिया है। जीरो रेटेड के टर्नओवर को नहीं आज काउंट नहीं करना होगा है कल हो 50 जाएगा, लाख के लिए। अभी तो डेट है। हाँ, ऐसे sorry, तो डेट है, taxable पूरी value। यूनिट एग्जाम्ड है, 60 लाख का टर्नओवर हाँ है, मुझे भरवा जब देना चेक होएगा ना 1%। वैसे ही नहीं कर नहीं सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू। जिस पे अल्टीमेटली मुझे टैक्स तो बनता बराबर आ है रही उसका है। वो टर्नओवर देखना है अपने को। हेलो चल ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंफ्यूज कर दिया था। इसमें कोई फॉर्म ही भर देना। मैं पता है मैं लगा एक हाईलाइट कर देंगे ना अपन कौन कौन से पार्टियां इसके अंदर आ हाँ क्यों सीधा? हाँ हो जाएगा सर, हाँ, कल हो जाएगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है इसके ऊपर? लास्ट डेट कल नहीं होती, 9 तारीख को तो। एक बार वो पार्टियां हाईलाइट कर देंगे कौन कौन सी जिसको 10 ध्यान तारीख, रखना 11 मैं तारीख। बताता हूँ अभी एक बार है ना, सब समझ लो दो चीजों का रहेगा ना कि आखिर में समराइज करा देंगे कि किन किन पार्टियों में मेजरली ध्यान रखना क्या है क्या चीजें और अपने किस को किस पार्टी ओवरऑल में ही ध्यान समझना रखना है विद रिव्यू। है। हाँ ये कॉमेंट से हाँ सर सर आया सर सर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आईटीसी की तरफ। सबसे दो मिनट में इम्पोर्टेंट आया। अभी जो 3B का नया सर्कुलर आया है वो आईटीसी से संबंधित ही सबसे ज्यादा है। सर वो है ना, ये जो 86 भी है ना सर, ये तो फॉर्मेट से ही हटा दिया है किसी ने, मतलब बहुत सारे तो फॉर्मेट में ही नहीं है, तो Format लगाने का change कर दिया। क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि लगाएंगे कैसे वो जब देखते हैं। हो रहा है अभी कवर करेंगे। हाँ कर देंगे उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट ऐसे करना कि उसके चेक के बिना आगे नहीं बढ़ पाए अपन। हाँ कंपल्सरी। मतलब यहाँ 50 के ऊपर जैसे ही एंटर हुआ कि टैक्सेबल ऊपर है तो वो नीचे का पूरा रोक दे, कोई कुछ फिल ही नहीं कर पाए जब तक 86B का आप ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट। या ऐसी लिंकेज दे देंगे सर अपन की जैसे, क्योंकि अपन 86B बाद में करते हैं, पहले अपन आउटवर्ड की डिटेल लगते हैं अपनी जो शीट है ना, तो अपन ऐसा कर देंगे कि आउटवर्ड में जैसे 50 लाख से ज्यादा गया जा रहा है तो अपन उसकी लिंकेज दे देंगे 86B में कि वो वहाँ पे अपने आप कैलकुलेट कर तो ले। शीट चेंज करने वाले हैं। बस ये महीना और हो जाएगा उसका शीट चेंज करके, और तो अभी से बताएंगे तो कंफ्यूज होगा। एक ही शीट चलेगी महीने के वजह से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से मार्च तक एक शीट अच्छा आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते आराम से। हाँ आप पूरा लोग आराम से। चल ठीक है बढ़ो। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं आईटीसी की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर आया है वो आईटीसी से संबंधित ही है। यहाँ तक पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल में इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो आइस गेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमको अगर आइस गेट में नहीं आ रहा है, बहुत सी बार क्या हो रहा है कि जब भी बिल ऑफ एंट्री है वो आइस गेट के थ्रू अपने 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो जब भी अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी इनपुट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेरी रेज करना जरूरी है। और अगर पार्टी को बता दे अपन कि इसकी इनपुट अभी दिख नहीं रही है तो नेक्स्ट मंथ में भी लेना रहे तो नेक्स्ट मंथ में जिस समय दिखे, जिस समय 2B में रिफ्लेक्ट हो उस समय ले सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी वही है। पर सर बिल ऑफ एंट्री किसी चीज में तो बहुत ज्यादा रहती है, फिर क्वेरी रेज तो करना ही पड़ेगी। अगर क्वेरी रेज नहीं कर रहे तो मान के चलो वो कभी आपके 2B में नहीं दिखेंगे। बहुत सी बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि आइस गेट पे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर दी है, 2B में तो 6-6 महीने तक नहीं दिख रही है। तो जब तक हम क्वेरी रेज नहीं करेंगे, जैसे आप क्वेरी रेज कर दो ना उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो 2B में 2A में आ जाती है और 2B में नेक्स्ट मंथ दिखने लग जाती है जिस मंथ में आपने उस क्वेरी रेज करी हुई है। तो जैसे अपने यहाँ पे सत्यमित्रा है, उसके अलावा वो सिंगी जी है, हाँ उनके केस में ये हमेशा ये वाली प्रॉब्लम अराइज होती है। तो वहाँ का सॉर्ट आउट यही है कि वहाँ पे अपना क्वेरी रेज करना कंपलसरी है, जरूरी है।
आरसीएम की डिटेल तो वैसे ही जाएगी, बस यहाँ पे आरसीएम हमको वो डालना है जो हम एक्चुअल में क्लेम करने वाले, जिसका आईटीसी हमको लेना है। जो आईटीसी इनएलिजिबल है उसको यहाँ पर नहीं लेना है ना, लेके रिवर्स कर सकते हैं ना, नीचे वो डिसाइड लेना है, पूरी लेना है, आईटीसी पूरी क्लेम करना है। हाँ। आईएसडी ऑल अदर आईटीसी में इसको थोड़ा नीचे कर दो। ऑल अदर आईटीसी में हमको पूरी आईटीसी क्लेम करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर कि जो भी हम आईटीसी ले रहे हैं, या तो हम 2B के बेसिस पे ले रहे हैं तो उसको पूरा ही 2B के बेसिस पे लेना है, या कोई भी आईटीसी हम बुक्स के बेसिस पे ले रहे हैं तो पूरा। ऐसा जिगजैग में नहीं लेना है कि आईजीएसटी और आईजीएसटी बुक्स में 100 रुपये आ रहा है और 2B में 110 रुपये आ रहा है तो बुक से 100 रुपये ले लिया है, और CGST बुक्स में आपका कम आ रहा है और 2B में कम आ रहा है और बुक्स में ज्यादा आ रहा है, तो हमने बोला कि आईजीएसटी बुक्स का ले लेते और CORS 2B का ले लेते। ऐसा नहीं लेना है, हमको पूरी आईटीसी एक जैसी लेना है। अगर हम 2B ले रहे हैं तो 2B लेना है, बुक्स ले रहे हैं तो बुक्स का लेते हैं। और कोशिश करके अब 2B के हिसाब से चलना है, क्योंकि पूरा सर्कुलर जो है वो 2B के बेसिस पर ही उन्होंने बनाया है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कोशिश करके खत्म ही कर दे तो बेटर होगा। मतलब अगर कोई क्लाइंट भी बोले कि सर हमको क्या करना है, तो अपना प्रायर सजेशन यही होना चाहिए कि सर आप 2B के हिसाब से ले लो, और कोई भी 3 महीने या 6 महीने के अंदर आप पूरी आईटीसी को रीकैलकुलेट कर लो। और उसके अलावा उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ आईटीसी आपकी ऐसी है जो इनएलिजिबल थी, उसको आप रिवर्स कर दो और वहाँ पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ रही है तो वो चेक करके भरवाना भी है। सबको सर अगर अदर्स में ऑलरेडी दिख रही हो तो उसका क्या करें? ऑलरेडी अदर्स में आ रही है पोर्टल पे और मुझे तो रिवर्स करनी है, प्लस उधर से भी आ रही है, तो मैं क्या करूं? ऊपर ऑल अदर में क्या करूं? सबसे पहले हमको जो भी हमारी आईटीसी आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ आ रही है 63,758, 78,636, 78,636, ये पूरी आईटीसी हमको क्लेम तो करना है। मतलब इसमें एलिजिबल हो, इनएलिजिबल हो, 75 की हो, जो भी हो, पूरी हमको क्लेम करना है। अगर क्लाइंट दे रहा है या 2B बता दी है तो पूरी यहाँ पर क्लेम करना है। हाँ सर। उसके बाद का बाइफरकेशन हमको ये देखना है कि वो 42, 43 या रूल 38 से संबंधित है, तो उसको हमको यहाँ रिवर्स करना है। और जो भी अदर्स वाली है, बेसिकली अदर्स में वो वाली आईटीसी आएगी जो कि हमको फ्यूचर में वापस रिक्लेम करना है। जैसे सेक्शन 36 रूल 36 सबसेक्शन 4 है, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि रूल सेक्शन ही ना, या रूल 37 है कि 180 डेज के अंदर आपका पेमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आईटीसी रिवर्स करना है। तो जो भी 180 डेज के बाद वाली है वो आईटीसी को हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। मतलब टोटल आईटीसी क्लेम इनएलिजिबल 42, 43 वाली और 38 वाली यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। और कोई भी आईटीसी ऐसी है जो फ्यूचर में हमको क्लेम करना है, वो यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। वो मैं ऊपर ऐड करूं कि नहीं? ऊपर पूरा ऐड होगा ना। पूरी आईटीसी जितनी आपकी 2B में आ रही है, मान लो 1 लाख, तो आप 2B की पूरी आईटीसी 1 लाख लिखोगे। अब 1 लाख में से 20,000 जो है वो इनएलिजिबल है, तो 20,000 आप लेस करोगे 4B1 में। अब 4B2 में आपका ऐसा है, मान लो आपकी इनवॉइस बन गई पर गुड्स रिसीव नहीं हुए, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते हो, पर आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो जब आपको गुड्स रिसीव हो जाएंगे, तो फिर उसको आप शो करोगे 4B2 में। और जो नेक्स्ट मंथ का 3B भरोगे उसे ऑल अदर आईटीसी में वापस से लेके डिस्क्लोज करोगे 4B1 में। मतलब आपको दिखाना है 2B से पूरी ही आईटीसी है, फिर लेस आपको करते जाना है। आईटीसी तो पूरी क्लेम करना है। अल्टीमेट आईटीसी, नेट आईटीसी अवेलेबल कितनी लेना है वो आपके ये 2 कॉलम डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ पर कितना रिवर्स कर दो, यहाँ कितना रिवर्स कर दो। ये जैसे मार्च, जैसे कोई लास्ट मंथ 30 से 31 तारीख को कोई इनवॉइस जनरेट हो जाता है, वो रिसीव नेक्स्ट मंथ में होता है, तो उस केस में ज़्यादा दिक्कत आती है। वो 2B में दिखती है लेकिन बुक्स में नहीं रहती है, तो उसको अदर्स में रिवर्स करना है। बट अगर मैं आईटीसी बुक्स के हिसाब से ले रही हूँ तो मैं ये नीचे वाला कंसीडर कर सकती हूँ? मतलब दीदी बुक्स अवॉइड ही करनी है, 2B के हिसाब से बुक्स तो अवॉइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो भी आपको ये रूल तो फॉलो करना ही है। देखो बुक्स हट चुकी है, ठीक है, हटका दी। तो अपने को क्लाइंट को बोलना है सर आपने जो दिया है उसको आप 2B से मैच करो, जो 2B में दिख रहा है अपन वो ही ले पाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो बुक्स में कम है ज़्यादा है उसका आपका एक रिको बनता हुआ चलेगा, वो क्लाइंट मेंटेन करेगा, और एक शीट जो छोटी सी एक मैंने दी थी वो अपन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो उससे अपना वो रिको चलता जाएगा। बाकी ये जो फिगर है ये 2B से ही चलेंगे, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग क्लाइंट करके देगा। सर जैसे अपने यहाँ क्या ऐसी चीज़ें बता देते ना कि 2B से ज़्यादा ले सकते, तो कई सारे केसेस ऐसे भी आए थे कि 2B से कम ही था उनका,
बुक्स कम ही है, वो बुक्स ले रहे हैं, बट अब यहाँ पे जो अब ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो 2B का है ना। अब Part ये स्टार्टिंग में अपने को थोड़ा सा इशू ऐसा आएगा कि बेसिकली दो चीज़ों पे इशू आएगा। एक तो जो आपने बोला ना, अब मान लो कि कुछ बुक्स की जो आईटीसी है वो आपकी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, अपन उल्टा चलते हैं, पहले कम हो रही है और 2B में ज़्यादा हो रही है, तो अपन ने सोचा है कि 2B को फिक्स कर लेंगे। तो ये चीज़ ना केवल 1-to-1 मैपिंग से क्लियर हो सकती है। तो अपना स्टार्टिंग में हो सकता है आईटीसी थोड़ा सा ज़्यादा चले जाए, लेकिन एक क्वार्टर एंड होने के बाद जब क्लाइंट बुक्स मिलाएगा तो उसको टोटलिटी में समझ में आएगा कितना प्लस है कितना माइनस है, उस हिसाब से इफेक्ट जाएगा। ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मगर अपन जो चीज़ अभी कर रहे हैं वो करते जाएं, उससे बेटर है कि उसको सुधारना। 31 को इनवॉइस बना, 2B में आ गया, मटेरियल आया नेक्स्ट वीक में या 10 दिन, तो आपको नेक्स्ट टाइम ही लेना है उसको अवॉइड करना, बोले 2B से माइनस करना है। देखो अब आपको तो ये पता नहीं है, ये बात क्लाइंट ने भेज दी वर्किंग आपको तो ये पता नहीं है कि ये कितना 2B में से नेक्स्ट टाइम आया है या अभी आया। ये तो बहुत बात है। अरे यार सर वो क्वेरी पूछ रहे नहीं हैं आप तो देख हो रहे हो नहीं आपको यार क्वेरी पूछेंगे नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं यार। वेरी गुड यार, वेरी बैड। हाँ तो क्वेश्चन क्या था सिद्धांत बताएगा। सर ने क्या क्वेश्चन पूछा? 31 फिर वही 31 इनवॉइस नहीं 31 जनवरी। हाँ, क्या बोले थे आप? 31 को इनवॉइस बना, 31 को इनवॉइस बना। वो 2B में आ गया वो, हाँ हाँ फिर माल आया नेक्स्ट वीक में या 10 दिन में जब हाँ। भी गया वो। हाँ बता क्या करना है? उसके तो उसकी क्रेडिट अपन अगले महीने लेंगे, क्योंकि सेक्शन 16 जिसके थ्रू अपन आईटीसी कहते हैं ना 16 फ्लोर के हिसाब से। क्लाइंट बताएगा कि हमको 31 को ये इनवॉइस हुआ, माल नहीं आया, बताएगा। हाँ, पर ये सब क्लाइंट्स को ही नहीं पता, तो पहले ये अपनी ड्यूटी पड़ती है कि अपन क्लाइंट्स को ये चीज़ बोले। देखो सर मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या चीज़ है। क्लाइंट आपको टोटल में दे देगा आईटीसी, अगर तो वो 1-to-1 मार्किंग कर रहा है तो वो सही से दे देगा आपको। नहीं करता वो तो अभी, तो आपको वो टोटल में आईटीसी दे देगा। तो अभी आपको बुक्स वर्सेस 2B आप मिलाओगे तो उसमें जो 2B में दिखा आपने वो ले लिया, ठीक है। उसमें ऐसे इनवॉइसेस 100% हो सकते हैं जो माल आपको रिसीव ही नहीं हुआ और आपसे क्लेम मिलेगी आईटीसी, क्योंकि उसको आप पूरा सेटलमेंट नहीं कर ट्रांजेक्ट पा रहे। में 31 वाला पूरा ट्रांजेक्ट। हाँ तो ये प्रॉब्लम 100% है, लेकिन इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, जो क्लाइंट मंथली नहीं मिला रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल हर एक के लिए नहीं है, बड़े ग्रुप्स कर लेंगे सर। बाकी आपको ये उनको बोलना पड़ेगा कि सर 1-to-1 तो आपको करना ही पड़ेगा, आप मंथली कर लो या क्वार्टरली कर लो, आईटीसी 2B से चलेगा। मंजिल सर क्लियर है? नहीं, अगर जैसे ऐसा होता है कि पार्टी ने कम भेजी क्योंकि उसने क्लेम नहीं करी, नेक्स्ट मंथ में क्लेम करी, 2B में दिख रही है और पार्टी की आईटीसी कम है और 2B में ज़्यादा है, तो अपने को 2B में दिख रही है, पार्टी ने जो भेजी वो कम भेजी है, वो उन्होंने नेक्स्ट मंथ में क्लेम करी थी, पार्टी ने नेक्स्ट मंथ में एंट्री करी थी। तो अपने को कौन सी 2B लेना है कि अपन ने फिक्स कर लिया पॉलिसी, अपन ने फिक्स कर ली तो फिर वो ज़्यादा क्लेम करे ना, गलत नहीं हो रहा वो। 2B में तो ज़्यादा वो लेगा। 1-to-1 या तो उससे मार्किंग बुला लो, देखो मनोज सर, उसके बिना उसका अपने यहाँ- सोल्यूशन नहीं है जैसे सर। अगर अपने 2B यहाँ- में ज़्यादा दे रखी तो ज़्यादा ले लेंगे। अपने यहाँ की एक वो क्या होगा सर, अभी आप ज़्यादा ले लोगे ना, फिर अपने को वो क्वार्टरली अपन ने उसको दे दिया शीट, अपनी बनती जाएगी शीट, तो उसके हिसाब से उसको बता देंगे कि सर ये आप एक बार पूरी अपनी बुक से मैच कर लो, ठीक ये पूरा 2B आपको दे दिया, ये पूरी बुक्स आपकी है, ठीक जो कम ज़्यादा है वो उसका इफेक्ट डाल दो। ठीक। देखिए सर, अपने यहाँ पे एक पार्टी है मेहता टी, उनके केस में अपन जो अभी अपना डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन के हिसाब से ही अपन उनसे वर्किंग करवा रहे हैं कि उनके 2B में सितंबर 22 में इतना 2B की वैल्यू है, उसमें से इन एलिजिबल सितंबर की इतनी है, पूरा बाइफर्केशन उनसे करवा लिया अपन ने कि साहब आपका 2B कितना है, तो उन्होंने बताया इतना है, उसमें से इन एलिजिबल सितंबर का इतना आ रहा है, जुलाई का इतना आ रहा है, अगस्त का इतना आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 पिछले सालों का इतना आ रहा है। और 2B के जुलाई के कुछ इनवॉइसेस आ रहे हैं और अगस्त के आ रहे हैं और कुछ RCM के आ रहे हैं, तो टोटल अमाउंट जो 2B का आ रहा है ये पूरा बेच कर लिया उन्होंने कि जो 2B में इतना अमाउंट आ रहा है उसका बाइफर्केशन यही है। अब उसमें से उन्होंने हटा दिया है ये कि इन एलिजिबल जो है उनको क्लेम करना ही नहीं है और RCM जो है वो भी उनको क्लेम करना नहीं है, जो क्रेडिट नोट है वो रिवर्स करना है, तो अल्टीमेटली जो आईटीसी उनको लेना है वो सितंबर की इतनी लेना है। तो बेसिकली अपने को बाइफर्केशन भी इसी का चाहिए कि टोटल उनकी 2B में इतनी आ रही है लेकिन अल्टीमेटली उनको क्लेम इतना ही करना है। और जो रिवर्सल वाला कॉलम आ रहा है जो अभी आपको बताया था 42-43 वाला, उसमें हमारा ये वाला पूरा रिवर्सल वाला हेड चल जाता है।
3B में उनके सितंबर में उनकी बुक्स के हिसाब से इतना आ रहा है, जिसका रिपो डिफरेंस का उनके पास इतना अवेलेबल भी है। ये ठीक है जैसा कॉम्प्लिकेटेड कर दी इसने। लेकिन चीजें ज्यादा है ना सर उनके पास, चीजें ज्यादा है। मतलब अगर मैच करते ना तो भी कोई इशू नहीं आता, तो अगर क्लाइंट इतना भी कौन सी बात करने को? अब इस केस में इतना हो रहा है कि इनएलिजिबल सितंबर की भी आ रही है, जुलाई की भी इतना आ रही है। आपको कोई नहीं देने वाला। इतना नहीं, पर इतना नहीं, लेकिन बेसिक फंडा ये है सर, क्योंकि मांगते भी हैं टू बी तो रिकंसाइल करते ही हैं, तो एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस जो है वो बना के देते हैं कि हमारा बुक से ही 2B और डिफरेंस इस कारण आ रहा है। फिर 2B को कैसे बाइफरकेट करेंगे सर? फॉर एग्जांपल ये 2B में इतना बैलेंस आ रहा है, ये अब अपन तो क्लाइंट को बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, 2B के हिसाब से ले लो, तो ज्यादा से ज्यादा वो दो चीज करेगा कि वो बोलेगा सर आप ये 2B के हिसाब से ले लो, और ये जो क्रेडिट नोट आ रहा है ना जो अदर्स वाला वो रिवर्स कर दो। क्योंकि सर डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि पिछले महीने की कुछ क्रेडिट होती है जो क्लाइंट बाद में यूटिलाइज करता है, तो फिर उसके कारण भी आएगा डिफरेंस। 2B से मैच ही नहीं होगा फिर तो कभी। मतलब एक्चुअल में ये होना चाहिए सर, जो अपन 2B जिस फंडे की अपन बात कर रहे हैं ना, वो फंडा इस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा। इसमें जरूर चीजें ज्यादा है, दूसरों में हो सकता है कि इतनी चीजें नहीं हो जो अपने नॉर्मल क्लाइंट्स है, लेकिन अल्टीमेटली होना यही चाहिए कि 2B इतना है, उसका जो इनएलिजिबल वाला पोर्शन ये है, और जो क्लेम करना है वो ये है। प्रैक्टिकल में तो टाइम कर अदरवाइज कैसे फॉलो करेंगे सर? वो तो फिर उनके ऊपर और ज्यादा ड्रास्टिकली लाइबिलिटी नहीं आएगी। देखो क्लाइंट देखा नहीं, और आखिरी दिन जो रिटर्न भेजते हैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, उनको अपन कब क्या बोलेंगे, कब क्या करके देगा? इसमें क्या सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये हो रहा है कि अगर उनको 2B पे नहीं चलाएंगे तो उनको चलाना पड़ेगा अपने को बुक्स पे, और बुक्स के हिसाब से जाएंगे तो अपना फिर जो रिवर्सल वाला कॉलम है वो फुलफिल नहीं होगा। जो अभी बुक्स तो भूल जाओ, बुक्स भूलना पड़ेगा। तो एक्ट 2B में आ गया चलाने के 2B, लिए यही तरीका है सर कि पूरा नहीं तो मान के चले सर तो अपन करवाओ कि- कम्युनिकेट, देखो कितना फॉलो हो रहा है। और मान के चले अपन सर कि वो फिर जो रिवर्सल वाला कॉलम है वो तो आपका कभी भी फुलफिल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं रहने वाला है। व्यक्ति तो क्या है कि 100 रुपए में से उसको यहाँ पर कितना लेना लाइबिलिटी है। आएगी सर, वो पूरी की बात करने लग जाएगा। एक बड़ा फिगर आ गया और यहाँ पर लाइबिलिटी आएगी, तो पूरी की बात करने लग जाएगा सर। बहुत सी तो आ जाती ना 2B में, बहुत सारी ऐसी ITC भी आ जाती जो पार्टी क्या एंट्री चाह नहीं रहे हो करती आपके है। अंदर देगा क्या वो मंथली? नहीं ये वाली मनोज जी ने जो बात बोली है, ये ITC ऐसी बात है जिसकी बुक्स में ही नहीं है, होती है ना, सही बुक्स बात तो है। देखना पड़ेगी। और फिर बाद में वो अमेंड होती है ना, तो वो अमेंडमेंट के समय फिर वो ध्यान में आती है, तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं हमने पहले ली नहीं ली, बाद में अमेंड करना है नहीं करना है। वो भी एक है सर प्रॉब्लम। तो और कुछ में तो अमेंड ही नहीं होती। वो कुछ की तो अमेंड ही नहीं होती है। जैसे अभी ये मेहता टी वालों के केस में ही जो यूनिट 1 में डाल दी थी, तो यूनिट 1 से हटी नहीं अभी भी वो ITC, और यूनिट 2 में जरूर इनकॉर्पोरेट हो गई है वो, तो वो एक चीज भी रहेगी सर। क्यों परेशान आप क्या बोलते हो? उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होना चाहिए? सर बहुत सारे क्लाइंट्स के केस में तो अपन ने ये स्टार्ट कर दिया है, जैसे जो भी अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि बाइफरकेशन देना है अपने को, और बहुत से लोग समझ भी गए। बस ये कि अगर अपन अभी जैसे बन तो जा ही रहे हैं, अगर अपन को इनकॉर्पोरेट करना है तो फिर अभी से ही प्रॉपर चालू करना पड़ेगा कि हमें ऐसा ही चाहिए, तो दे देंगे ऐसे। मतलब कोई वो नहीं है कि क्यों फॉर्मेट यदि आपका मिल क्या जाएगा विचार तो है? दे देंगे। जैसे अपन सोच रहे हैं अभी कि अपने को जो ITC है वो साथ में 2B के हिसाब से ही रजिस्टर लेना है, भी जितनी देते 2B में आ हैं। रही है उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते, उससे कम रहता है जरूर जितनी proper बुक्स कि में आ रही है ये वो ले हमारी लेते हैं। eligible है, ये हमारी लेकिन अब capacity है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हमारी चेंजेस आए हुए हैं 3B के, फॉर्मेट बना लो इसका, हाँ, जो फॉर्मेट अपन क्लाइंट को मेल अपन करेंगे बताएंगे उसमें तो तो इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें फिर आप स्टार्ट ये करो वाला जो 2B से, नया एडिशन हुआ है और उसमें नीचे प्लस माइनस ITC रिवर्स करना है। पहले अपने को पूरी ITC क्लेम करना है, पे, फिर और ITC रिवर्स फिर करना जब है, अपने यहाँ से कोई फिगर आ रहा है तो 2B का और डाल के वो 2B अदर को साथ में भेज दे। देखो वो बना के दिखा रहे हैं। अदर में टेम्पररी रिवर्सल करना है। लेकिन अभी ये वाला फंडा एड्रेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वाले फॉर्मेट में कोई देना नहीं चाहेगा। वो तो हर व्यक्ति वो दे रहा है जितने ITC उसको लेना है। जैसे आपके पास 100 रुपए आपके 2B में आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे लेना ही 80 रुपए, तो वो 80 रुपए की अपने को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। दबाने का काम है स्टेचुटरी, वो 80 रुपए की भेज रहा है, 20 रुपए तो वो खुद बोल देता है कि ये मिलाना temporary मतलब कि उनको आप बोल रहे हो 1 to 1। लेकिन अगर अपन ने 20 रुपए टेम्पररी रिवर्सल में डाल दिए और बाद में वो नहीं वो क्लेम तो कर रहे देखो क्या होता है, वो फिर कि आपने जजमेंट से रिवर्स क्यों काम करा हुआ है। लेकिन जजमेंट और हो सकता है कि उसके पास 100 रुपए का हिसाब ही नहीं है 2B के हिसाब से, उसके पास हो सकता है 95 का ही है, या हो सकता है 105 का भी हो। 10-15% तक का ठीक है। तो लंबा चौड़ा दिख गया कि आधा ही इधर दिया है इसने और उधर डबल हो रहा है, तो फिर उधर चेक करवा दो।
लेकिन वो अपने यहाँ गड़बड़ होगा, वो अपने यहाँ चलेगा वो नहीं। सर्कुलर का रेलेवेंस नहीं रहेगा ना सर। वो बुक्स ये ऑफ अकाउंट्स की फिगर करो, डालेंगे ऐसा ही तो करो होगा। कुछ, देखो। वो मैंने सोच रही कि लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं सर जो आईटीसी ठीक से नहीं देते, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे ठीक से देंगे, उस पर भी अपने को बात करना पड़ेगी। वही तो बोल रहा हूँ, सब नहीं दे पाएंगे। एक बार ही डिस्कस या तो अपन हमारे या तो केवल 1/3 क्लाइंट ऐसे होंगे जो दे पाएंगे। 1/3 भी नहीं दे पाएंगे सर सर। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो जो पोर्टल पे जो जितना दिख रहा है जहाँ पे ऑल अदर आईटीसी 17/5 रिवर्सल वो फॉर्मेट ही उनको दे दे अपन, वो तो समझ में आएगा ना उनको कि पोर्टल पे ऐसा दिखाना है उन्हें। इससे नहीं समझेंगे मैडम, लेकिन वो कि रूल 42 43 क्या बोल रहा है, कौन सी आईटीसी रिवर्स हो रही है, इन एलिजिबल आईटीसी को 17/5 बोलते हैं, उनको नहीं सब लोग पता। यही करते हैं। अभी अपने से सितंबर के पहले सबने क्या बोला 21-22 का आपने कंपैरिजन भेज दो और 21-22 का क्रेडिट का भेज दो, क्योंकि सितंबर तक लेंगे। तो ये लोग सब क्या उठाते हैं 21-22 में मैंने लिए 15 लाख, ठीक है, आनी थी 16 लाख, 1 लाख के एडजस्टमेंट के लिए सितंबर के रिटर्न में डालना। अब वो जो आपकी एक्सेल अपन उसको मंथली बेसिस पे डाल देते हैं कि मेरे टूबी में इतनी आ रही है, इतने बिल आ रहे हैं, तो उसमें 1-2 लाइन और ऐड कर देंगे कौन सा लास्ट डेट को आ रहा है, कौन सा मेरा एलिजिबल है, कौन सा मेरा भी टेम्पररी है जो मैं आगे लेने वाला करो। हूँ। एक बार में समझेंगे कोई भी नहीं, आप मान के चलना 2 महीने तक भी आधे से ज़्यादा लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ 1/3 लोग समझेंगे। उसके बाद में तो वो क्लियर होंगे, तो कम से कम ये है कि 2 महीने में आते आते जब तक अपन मान लो जनवरी में आएंगे तो सब ट्रैक पे तो आ जाएंगे। यू भी अभी गलत डाल रहे हैं, ठीक है, तो 2 महीने और 19-20 गलत करेंगे और फिर जनवरी आते आते हम सभी क्लाइंट्स ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन सब क्लाइंट ट्रैक पे आने के पहले अपन जितने भी हैं सब ऑफिस में तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि यहाँ ये रिवर्स करना है, ये नहीं करना है। वो होने के लिए क्या रहेगा, क्लाइंट का फोन आया तो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, अशोक सर हो, हिमानी मैम हो, आप कोई भी अपन सब में आया तो सबको पता है कि ये वाला अमाउंट एलिजिबल है, ये वाला अमाउंट इनएलिजिबल। वो चीज़ हो जाएगी ना, तो क्लाइंट्स को अपने को ही समझाना पड़ेगा कि यार ये ऐसा ऐसा है। प्रोवाइड करने में 10 लोग मना करेंगे, 10 में से 7 लोग हाँ बोलेंगे, 3 धीरे धीरे आएंगे, पर आएंगे तो सर 10 में से 9 एक बोलेगा अभी भेज। वो तो फिर अशोक सर की बात है, जब आंसर जगह बताते हैं वो तो झगड़ी दे भेज रहा है कि नहीं, साहब मैं तो नहीं करूँगा इसका काम। चलो ठीक ठीक है, है। बनाओ फॉर्मेट। वो तो बनाना है, एक बार वो रिलेशनशिप भी चेंज करना है, ये वाले का कर लेते हैं फिर करते हैं। ये वाली आईटीसी जो अपन ने यहाँ रिवर्स करी हुई है, जब उसको वापस से रिक्लेम करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर नीचे मेंशन करनी है D1 में उसको वहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आईटीसी ऐसी थी जो 180 डेज का पीरियड उसका कंप्लीट होने के बाद आपने उसको रिवर्स कर दी कि ये हमारे लिए इनएलिजिबल हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट करा तो वापस से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो जो आईटीसी आप वापस क्लेम करोगे उसको यहाँ पर भी मेंशन करना है, यहाँ पर भी बताना है आपको। और कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी जो 16(4) की हो या जिसकी प्लेस ऑफ सप्लाई अलग हो, जैसे CGST और SGST चार्ज करा हुआ है लेकिन वो है गुजरात की, जिसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रॉब्लम आती है, तो वो तो आपके 2B में भी अट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके कोई बुक्स ऑफ अकाउंट से या किसी और रीजन से आपको मालूम पड़ती है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 2B में आएगी, 2B में आएगी, but नो लिखा आएगा। हाँ, नो लिखा नो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। CDNR का क्या करना है? सर एक CDNR वाले CDNR point पे को- कर लो डिस्कशन। जैसे अभी क्या हो रहा है कि ऑल अदर आईटीसी में आ रहा है 63,758 रुपए और अदर्स में फॉर एग्जांपल लेट से 4,000 रुपए आ रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है, या तो 63,758 में से 4,000 माइनस कर दें, क्योंकि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट रहती है उसमें क्या होता है कि 100 रुपए की आपने परचेस करी है और 20 रुपए की माइनस करी है, तो वो वहीं के वहीं नेट ऑफ करके 80 रुपए बता देता है। वो आपको कहीं भी ऐसा नहीं बताता है कि आपके 100 रुपए की आपने परचेस करी और 20 रुपए की परचेस रिटर्न करी है, वो 80 रुपए बताता है। तो अगर अपन 63,758 रुपए में से 4,000 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 59,758 बता सकते हैं, या ऐसा कि ऐसा कर सकते हैं कि 63,758 ऊपर बता दिए और 4,000 को रिवर्स कर दिया अदर्स में। इसमें एक ही लेकिन मेथड फॉलो करना है, तो वो क्या अब इसमें पूरे मतलब पूरे ऑफिस में अपन सब लोग एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई रिटर्न पिछली बार किसी और ने लिया और अगली बार कोई और भी ले रहा है तो मेथड एक ही होना चाहिए, मेथड में चेंज नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सिद्धांत भैया ने उसको नेट ऑफ कर दिया और निखिल ने उसको अदर्स बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि नेट ऑफ करना मेरे को उचित लगता है कि नेट ऑफ होना चाहिए, तो मैं मेरे खुद के प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं नेट ऑफ बढ़िया है। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार क्यों नेट ऑफ होना चाहिए, तो नीचे जाना चाहिए, तो वो नीचे भी लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो मिसमैच हो रहा है कि कभी पता चल रहा है कि रिवर्सल इतना हो रहा है और कभी पता चल रहा है कि रिवर्सल हो ही नहीं रहा है। तो उसको एक पर्टिकुलर मेथड के लिए मैं जय सर को आमंत्रित करूंगा कि जय सर आप आओ और आप हमको बताओ। सर मैं वही तो डाउट पूछ रही थी कि जो अदर्स में दिखता है उसका क्या करना है। वो हटाएंगे तो रेड हो जाता है, लेकिन इसमें भी 3 और कंडीशन आती है। एक तो अदर्स ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, ऊपर वाला
एक्चुअल में नेट 90 है, अब अपने को 100 और 10 दिखाना है, ठीक है, कि सिर्फ 90 दिखाना है, ये तो तूने समझाया। अब एक केस में क्या हो रहा है कि रिवर्सल नीचे दिखा रहा है 20 का, पार्टी का आ रहा है 90 रुपये लेने का, ठीक है। अब वो जो एरर आता है मेन अपन क्या करते हैं कि जो ऊपर ऑल अदर आईटीसी में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है, मतलब रेट नहीं होना चाहिए। अपन ये कर रहे हैं रेट नहीं होना वही मैं उसी point पे वो वाली चीजों को अपन थोड़ा सा, एक मिनट रुको, वो वाली चीजों को अपन थोड़ा सा रेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाए। बहुत सी बार क्या होता है कि आपके आरसीएम की वजह से भी वो रेट हो जाता है कि जिसका आरसीएम आप पहले भर के आ चुके हो, लेकिन आपके ट्रांसपोर्टर ने आपका रिटर्न लेट फाइल किया, जो आपके टूबे में अब अट्रैक्ट हो रहा है। तो रेट वाला मीटर कहीं भी, अपने सर्कुलर में भी इतना बड़ा सर्कुलर आया है 4-6 पेज का, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अगर आपका रेट हो रहा है तो वो रिटर्न आपका गलत फाइल हो रहा है। उन्होंने ये बोला है कि रेट हो रहा है तो हमको ऐसा लग रहा है कि रिटर्न में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो उनको करने भी देना चाहिए। अपन ने तो यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा इसको अपने को किस तरीके से बताना है, या तो नेट ऑफ करके बताना है। अगर तो तुम 2B फॉलो कर रहे हो, अगर सब क्लाइंट मान जाते हैं तो 2B के तुम्हारे दो बाइफरकेशन हो ही गए। अदर्स वाला जो आ रहा है वो अल्टीमेटली आ क्रेडिट नोट्स ही है, जो 2B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो क्रेडिट नोट्स ही ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। तो अगर आप ऊपर वाली आईटीसी मिला रहे हो तो नीचे वाली भी मिलवा दो क्लाइंट को बोल के, उसको 2 डिटेल्स दे ही दो। लेकिन तो इसमें एक और प्रॉब्लम है सर, सर्कुलर में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया हुआ है कि जो भी आपका CDNR है वो रिवर्स करना है। ये तो अब जो 2B का सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम के अनुसार यहाँ पे रिवर्सल में आ रहा है, लेकिन अभी जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि जो आपका CDNR है उसको अदर्स वाले रिवर्सल वाले कॉलम, क्योंकि अदर्स वाला रिवर्सल वाला जो कॉलम है उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपका टेम्पररी रिवर्सल होना चाहिए, और जो CDNR है वो परमानेंट रिवर्सल है। एक बार आपने आईटी से आपको रिवर्स करने की लाइबिलिटी आती है तो आती है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि उसको वापस से रिक्लेम कर सकते हो। सर 2B जो अपन मिलवाएंगे वो तो नेट बेसिस पर ही मिलवाएंगे ना, मतलब नेट और क्रेडिट नोट्स ही मिलवाएंगे ना। नहीं तो वो अलग चल रहा है, डिपार्टमेंट अलग चल रहा है। वो नोटिस का आपने जो बोला वो सही है, इशू कर रहा है कि बोले आपने रिवर्सल नहीं किया, आपने नेट ऑफ कर दिया, फिर आप मिलवाते रहो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर उसको नहीं सोचना तो मेरे हिसाब से अगर सिंपल रखना है इसको, अगर रिको बन रहा है तो फिर बनवा लो दोनों चीज़ों का। नहीं, इसमें दो एक दिक्कत हो रही थी सर एक जगह पे भी यार, कि जैसे कि कुछ जगह पे अपन ने क्रेडिट नोट को डायरेक्ट टैक्स आईटीसी में से एडजस्ट कर दिया, वो तो रिवर्सल अपन का बता ही नहीं पाएंगे किसी भी स्थिति में, वो तो मान ही नहीं करेगा किसी भी स्थिति। वही है, देखो सर ये लोग जो पॉइंट रख रहे हैं ना, अदर्स में जो रिवर्सल हो रहा है वो टेम्पररी रिवर्सल है, वो बिल्कुल सही है, और क्रेडिट नोट का रिवर्सल परमानेंट रिवर्सल नहीं, अदर्स में रिवर्सल नहीं, अदर्स में भी नहीं कर रहा अपन, कई जगह पे अदर्स में भी नहीं कर रहा है सर। वही आपका जो कहना है ना, वो यही पॉइंट चल रहा है कि 100 और 10 वाला अपन नेट 90 दिखा रहे, तो वही बोल रहे हैं कि नेट जाना चाहिए, डिपार्टमेंट गलत चल रहा है, तो यहाँ तो अपन नेट करके उसको चलाएं तो अपना काम सही साथ चलेगा। रेड वाला पॉइंट छोड़ दो, जो होगा उसको निपटेंगे। यहाँ मेरा तो सजेशन ये है कि 2B अगर कोई रिको बना के दे रहा है तो वो दोनों साइड का रिको बना के दे, उससे काम परफेक्ट चलेगा। अब अपन फिर यहाँ में चले जाएंगे तो फिर आधे लोग बढ़ जाएंगे। अपन तो अपने यहाँ का एक बना लो कि अपने को नेट दिखाना है कि अपने को नीचे दिखाना है। आप बोलो कि अगर वो रिकन्सिलेशन देते तो 10 पार्टी देगी, 10 नहीं देगी। नहीं, रिकन्सिलेशन चाहिए। ठीक है, तो वो अब लास्ट डे आया 20 तारीख को।